एक युवा ने अभी वार्म अप खत्म किया था जब उसने देखा कि एक कैदी गुस्से से उसकी ओर आ रहा है। उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने इधर उधर देखा और पाया कि गार्ड जानबूझकर उससे नजरें चुरा रहे हैं। उसकी बेहतरीन लड़ाई की कला के सामने गार्ड उस कैदी का सामना नहीं कर पाए। आधी सिगरेट जलने के समय में ही उसने सभी को जमीन पर गिरा दिया। इस निर्दयी व्यक्ति का नाम अरमांडो है, जिसकी उम्र इस साल 25 वर्ष है। पल भर में 4 साल बीत जाते हैं और उसने डॉक्टर क्रिस्टीन से शादी कर ली है, जो तीसरे भाग में उसकी देखभाल कर रही थी। सभी को लगता था कि माइक की शादी कप्तान रीटा से हुई है, लेकिन वह मियामी के मेयर एडम की प्रेमिका बन जाती है। दोनों माइक की शादी में शामिल होते हैं, साथ में हॉवर्ड की बेटी जूरी और पोती कैली भी आती हैं। मार्कस सभी को उनसे मिलवाता है और छोटी कैली से मंच पर कुछ बोलने को कहता है। सभी लोग जश्न मनाते हैं और जोड़े को लंबी उम्र की शुभकामनाएं देते हैं। फिर संगीत बजता है और सभी लोग डांस करने लगते हैं। मार्कस सबसे ज्यादा उत्साह से नाचता है, लेकिन अचानक उसका चेहरा दर्द से भर जाता है और वह गिर पड़ता है। माइक दौड़कर आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। होश में आते ही मार्कस खुद को एक सुनसान समुद्र किनारे खड़ा पाता है, जहां उसे मरे हुए हॉवर्ड दिखाई देते हैं। हॉवर्ड कहते हैं कि अभी उसका मरने का समय नहीं है और फिर उसके कान में कुछ कहते हैं। मार्कस मुस्कुराने लगता है और तभी वह अस्पताल में होश में आ जाता है। मार्कस एक छत पर खड़ा होकर जीने की खुशी महसूस करता है, तभी एक हेलीकॉप्टर उतरता है। मियामी शहर के दूसरी ओर अंधेरे में एक विमान से उतरता है, जो मेक्सिको का सबसे खतरनाक कोकीन माफिया है। जेम्स उसके साथ वाकर भी है, जो एक ऐसे बैंक में काम करता था जो कोकीन माफिया के लिए पैसे को सफेद करता था। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, जेम्स ने तुरंत एक विजिटिंग कार्ड टेबल पर फेंका, जिसमें मरे हुए हॉवर्ड की फोटो थी। जेम्स ने वाकर को आदेश दिया कि वह हॉवर्ड के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करे। उसने देखा कि मीडिया में हलचल मच गई है। खबर में बताया गया कि हॉवर्ड ने अपनी नौकरी के दौरान कोकीन तस्करों से मिलकर अमेरिका में भारी मात्रा में कोकीन मंगाई और इससे बहुत पैसे कमाए। यह देखकर माइक और मार्कस तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और एक महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हॉवर्ड ऐसा कर सकता है। लेकिन एफबीआई के निदेशक ग्रेस ने कहा कि सबूत स्पष्ट हैं। उन्होंने पिछले कई वर्षों के ड्रग्स मामलों का रिकॉर्ड खंगाला और सभी सबूत हॉवर्ड की ओर इशारा कर रहे थे। ग्रेस ने बताया कि 2 हफ्ते पहले कोकीन माफिया का एक पैसा सफेद करने वाला एजेंट एक प्रेम संबंध के विवाद में मारा गया। घटनास्थल पर उसका फोन मिला, जिसमें हॉवर्ड से बातचीत के संदेश और एक विदेशी बैंक खाते की जानकारी थी। इतने पक्के सबूतों के बावजूद माइक और मार्कस को यकीन नहीं हुआ कि हॉवर्ड गद्दार हो सकता है। माइक तो ग्रेस से लगभग झगड़ ही पड़ा। जब हालात बिगड़ने लगे तो रीटा ने बीच बचाव किया। जूडी की बातों से माइक चुप हो गया और गुस्से में मीटिंग रूम से बाहर चला गया। मार्कस ने माइक को खींचते हुए बाहर निकाला। अब दोनों ने साफ तय कर लिया था कि वे खुद सच्चाई की जांच करेंगे और हॉवर्ड को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने जांच की शुरुआत माइक के बेटे से की, जो पहले कोकीन बेचता था। फ्लोरिडा की एक फेडरल जेल में माइक ने अरमांडो से मुलाकात की, जो पिछले 4 साल से सजा काट रहा था। अरमांडो ने कहा कि उसने उस व्यक्ति को एक बार देखा था, लेकिन उसका नाम नहीं जानता। वहीं जब माइक और मार्कस अरमांडो से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, जेम्स की टीम भी हॉवर्ड द्वारा छुपाए गए सबूत खोज रही थी। जेम्स के आदमी ने हॉवर्ड के मोबाइल और कंप्यूटर को हैक कर लिया, जिनकी सुरक्षा कमजोर थी। जैसे ही उसने पासवर्ड तोड़ा, कंप्यूटर ने एक फाइल अपने आप भेज दी। वह फाइल माइक को मिली। यह एक गुप्त वीडियो संदेश था, जो हॉवर्ड ने अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किया था। उसमें उसने बताया कि उसे पहले से ही अंदेशा था कि वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि पुलिस विभाग में एक गद्दार घुस चुका था और इस पसे शहर के बाहर थी, जहां उन्होंने फ्लेचर से मुलाकात की। जो लोग पहली फिल्म देख चुके हैं, उन्हें पता होगा कि फ्लेचर पहले जेल में था, लेकिन उसकी शानदार कंप्यूटर स्किल्स के कारण हॉवर्ड ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया था। माइक और मार्कस ने साफ कहा कि वे फाइल की लोकेशन जानना चाहते हैं, लेकिन फ्लेचर टालने की कोशिश करता रहा। उसने कहा कि हॉवर्ड ने उसे एक जरूरी फाइल छुपाने को कहा था, लेकिन वह यह नहीं बताएगा कि वह क्या है। फाइल कहाँ है? यह सुनकर मार्कस को गुस्सा आ गया और उसने फ्लेचर पर बंदूक तान दी। फ्लेचर को पता था कि वे मजाक नहीं कर रहे हैं। वह जगह बताने ही वाला था कि तभी गोली चल गई। गोली चलाने वाला जेम्स था। मार्कस ने जेम्स को भागते हुए देखा।
जेम्स के गुर्गों ने गोलीबारी शुरू कर दी और माइक और मार्कस ने जवाबी फायर किया। एक तंग गलियारे में दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। जगह तंग होने के कारण काफी देर तक कोई भी पक्ष आगे नहीं बढ़ सका। माइक तेजी से गाड़ी चलाते हुए जेम्स की तरफ बढ़ा। माइक और मार्कस बस बेबस होकर देख सकते थे क्योंकि ड्रग तस्कर और उनके साथी आराम से उनकी आंखों के सामने से भाग गए। इसके बाद दोनों वापस आर्ट गैलरी पहुंचे। जब एजेंट सुराग ढूंढ रहे थे तब उन्हें दीवार पर एक म्यूरल चित्र में छिपा हुआ एक क्यूआर कोड मिला। कंप्यूटर एक्सपर्ट डॉन की मदद से उन्होंने उसे स्कैन किया और हॉवर्ड का एक और वीडियो मिला। इसके बाद हॉवर्ड ने सोचा कि वह माइक और मार्कस को यह केस दे, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए वह यह विचार छोड़ देता है। अब जब हॉवर्ड मर चुका है तो यह जिम्मेदारी सिर्फ माइक और मार्कस पर है। वीडियो में हॉवर्ड ने एक गुप्त भाषा में बताया कि उसने रिपोर्ट कहाँ छिपाई है। माइक थोड़ी देर सोचने के बाद समझ गया कि वह कौन सी जगह है। अगले दिन जेल में बैठे अरमांडो पर नजर रखी जाने लगी। यही वह समय है जब कहानी की शुरुआत होती है। जब माइक को पता चला कि उसके बेटे पर हमला हुआ है तो उसने आडम से कहा कि अरमांडो को किसी सुरक्षित जगह भेजा जाए क्योंकि उसके पास वह जानकारी है जिससे गद्दार का पता चल सकता है। आडम ने थोड़ी देर सोचने के बाद माइक की बात मान ली। इसके बाद पुलिस सुरक्षा में अरमांडो को एक हेलीकॉप्टर में बैठाया गया। मार्कस भी जेम्स के साथी से लड़ने लगा। इस झगड़े में हेलीकॉप्टर का सामने का कांच टूट गया और हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे गिरने लगा। अचानक एक पैराशूट खुल गया और एक ड्रग तस्कर बाहर खींच लिया गया। लेकिन माइक और जेम्स की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जेम्स ने एक बटन दबाया जिससे माइक बाहर गिर गया। फिर वह खुद भी कूद गया और उसने हेलीकॉप्टर के इंजन पर लगे बम को फोड़ दिया। इससे हेलीकॉप्टर बुरी तरह हिल गया और अरमांडो को पकड़ने वाली सेफ्टी बेल्ट टूट गई। माइक ने उसे पकड़ने के लिए जल्दी से बेल्ट पकड़ी। मार्कस भी दौड़कर उसकी मदद के लिए पहुंचा और माइक से बेल्ट ले ली। माइक ने एक मरे हुए गार्ड से चाबी निकाली और जैसे ही पिंजरा खुला सभी बाहर गिर पड़े। शुक्र है कि हेलीकॉप्टर एक झील में गिरा जिससे माइक, मार्कस और अरमांडो तीनों बच गए। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन जांच करने पर पता चला कि 3 लोग गायब हैं, जो माइक, मार्कस और अरमांडो थे। जेम्स ने जो रिकॉर्डिंग पायलट से जबरदस्ती करवाई थी उसे सुनकर पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि माइक और मार्कस भी ड्रग तस्करों के साथ मिले हुए हैं। इसलिए कमांडर के तौर पर जूडी ने आदेश दिया कि इन तीनों को किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी साबित हो गया कि माइक ने ही सुरक्षा टीम को मारा था। जो माइक और मार्कस कभी मियामी के हीरो माने जाते थे, अब हर जगह वांटेड क्रिमिनल बन चुके थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए भारी फोर्स लगा दी। इसी बीच जेम्स को भी खबर मिली कि तीनों अभी जिंदा हैं। उसने अंडरवर्ल्ड में आदेश भेज दिया कि उन्हें मार दिया जाए और उनके सिर पर $5 मिलियन का इनाम रख दिया। माइक और उसकी टीम को समझ आ गया कि अगर वे अकेले काम करेंगे तो कोई चांस नहीं है। इसलिए उन्होंने उस बार की मालकिन से मदद मांगी जिसने पहले उनकी मदद की थी ताकि उन्हें हथियार मिल सकें। बार की मालकिन ने पहले तो हाँ कहा, लेकिन जैसे ही सारे ग्राहक बाहर निकले उसने माइक और उसकी टीम पर बंदूक तान दी और बैकअप बुला लिया। अब जब इनाम इतना बड़ा था तो वफादारी किसी को याद नहीं रही। गैंगस्टर आए और तीनों को बाहर ले जाने लगे। बाहर निकलते ही उन्होंने भागने की योजना बनाई, लेकिन तभी एक और गैंग वहां पहुंच गया। तीनों ने फौरन पास की एक वैन में कूद लगाई। इस गैंग का लीडर मैनी था, जिसे माइक ने तीसरे पार्ट में बहुत मारा था। मैनी बहुत गुस्से में था और सीधे बंदूक तान दी। मार्कस ने तुरंत वैन स्टार्ट की और मैनी को सामने की गाड़ी से टक्कर मार दी। अरमांडो ने शीशा तोड़कर गोलियां चलानी शुरू कर दी और एक पेट्रोल बम फेंका। मार्कस तेजी से गाड़ी भगाने लगा, लेकिन धुआं और आग के कारण रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए गाड़ी हिचकोले खाने लगी। अरमांडो गलती से आग की चपेट में आ गया, लेकिन माइक और उसका बेटा मिलकर जल्दी से आग बुझा देते हैं। तभी जुडी अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच जाती है। वह तुरंत पहचान लेती है कि यही लोग हैं जिन्होंने उसके पिता की मौत का कारण बने। वैन में आग लग जाती है और जैसे ही मार्कस चिल्लाता है सभी लोग गाड़ी से कूद जाते हैं। अब वे पुलिस और गैंगस्टर्स से घिरे होते हैं, लेकिन किसी तरह वे फिर से बच निकलते हैं। बाद में वे हैकर डॉन के पास जाते हैं। हॉवर्ड द्वारा दिए गए सुराग के अनुसार अगर वे पुलिस सिस्टम में डेटा स्कैन करें तो उन्हें ड्रग गैंग से जुड़ी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि अरमांडो ने उन लोगों को पहले देखा था।
काफी कोशिशों के बाद अरमांडो एक आदमी की पहचान करता है। डॉन तुरंत उसकी जानकारी निकालता है। उसका नाम जेम्स लॉकवुड था, जो आर्मी रेंजर अकादमी से था। 2005 से पहले वह मैक्सिको में तैनात था और कई बार कोकीन के खिलाफ मिशनों में भाग लिया था। लेकिन एक मिशन के दौरान उसे पकड़ लिया गया और तस्करों ने उसे बहुत टॉर्चर किया। इसके चलते उसने अपने साथियों से गद्दारी कर दी। उसके अलावा पूरी टीम मारी गई। इसके बाद वह खुद कोकीन गैंग में शामिल हो गया और तब से उनके लिए काम कर रहा है। यह सब जानने के बाद माइक ने तुरंत रिटा को फोन किया और सारी जानकारी बताई। लेकिन माइक और रिटा की बातचीत गलती से एडम ने सुन ली। रिटा ने माइक और उसकी टीम की खोज का जिक्र यूं ही कैजुअली कर दिया, बिना यह सोचे कि इससे कितना बड़ा खतरा हो सकता है। जैसे ही कॉल खत्म हुई, डॉन ने निगरानी कैमरों से देखा कि माइक और मार्कस के घर के बाहर पूरी तरह हथियारबंद एक टीम पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने तुरंत दोनों को फोन करके आगाह किया। यह देखकर माइक और मार्कस चौंक गए। दोनों ने जल्दी से अपने परिवार को सतर्क करने के लिए फोन निकाले। माइक बार बार फोन कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वहीं मार्कस ने अपने दामाद रेजी को कॉल किया और उसे कहा कि वह तुरंत पूरे परिवार को छुपा ले। रेजी ने फौरन अपनी पत्नी और सास को वाकईन क्लोसेट में छुपाया और फिर सेफ से एक बंदूक निकाल ली। इसी दौरान माइक का फोन अब भी नहीं लग रहा था। तभी हथियारबंद ग्रुप चुपचाप मार्कस के घर में घुस आया। रेजी एक अनुभवी पूर्व मरीन था। उसने बड़ी कुशलता और फुर्ती से सटीक तरीके से घर में घुसे 9 हमलावरों को एक एक करके ढेर कर दिया। यह सब माइक मॉनिटर कर रहा था, पर देख रहा था और खुशी से चिल्ला उठा। लेकिन माइक अभी अपनी पत्नी से संपर्क नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर देखा कि हॉवर्ड की पोती कैली आई थी। माइक और कैली की बातचीत शुरू ही हुई थी कि माइक की पत्नी क्रिस्टीन ने मेज पर रखा फोन देखा और उठा लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेम्स और उसके साथ के लोग चुपचाप घर में घुस चुके थे। जेम्स ने फर्श पर गिरा हुआ फोन उठाया और माइक से कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी और कैली जिंदा रहें, तो अरमांडो को हमारे हवाले कर दो और हॉवर्ड द्वारा छिपाए गए सबूत भी लाओ। यह माइक के लिए बहुत मुश्किल था और उसके तुरंत बाद जेम्स ने हमला किया। इतनी जल्दी कैसे? क्या रिटा ने जानकारी लीक की? नहीं, रिटा नहीं, लेकिन उसके प्यार के चुनाव वाकई बहुत खराब हैं। माइक ने तुरंत रिटा को कॉल किया और कहा, एडम ही गद्दार हो सकता है। यह सुनकर रिटा चौंक गई, लेकिन कॉल कटने के बाद भी वह खुद को शांत रखने की कोशिश करती रही। रिटा ने एडम से कहा कि केस में नया मोड़ आया है और उसे तुरंत बाहर जाना होगा। यह सुनकर एडम बोला कि वह उसके साथ चलेगा। लेकिन रिटा ने देखा कि एडम अभी भी किसी को मैसेज कर रहा है, तो उसने झट से उसका फोन छीन लिया। अब जब एडम की सच्चाई सामने आ चुकी थी, तो उसे छिपने की जरूरत नहीं थी। वह गुस्से में रिटा पर टूट पड़ा। दोनों के बीच लिफ्ट में जोरदार लड़ाई हुई। लेकिन क्योंकि रिटा एक औरत थी, वह एडम की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाई। जब वह लगभग बेहोश हो रही थी, तभी डॉन और कैली वहां पहुंच गए और उन्होंने मिलकर एडम को काबू में कर लिया। जब एडम को होश आया, तो वह पहले ही माइक और मार्कस के सामने बंधा हुआ था। अब सभी ने मिलकर क्रिस्टीन और कैली को बचाने की योजना बनाई। इसके थोड़ी देर बाद माइक ने एडम की आवाज की नकल करते हुए जेम्स को एक कॉल किया। उन्होंने एक वॉइस चेंजिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया और कहा, तूने सब गड़बड़ कर दी है, अब सब कुछ सामने आ चुका है, इसलिए हमें तुरंत भागने और रवाना होने का आदेश दे दिया। इस बीच माइक की टीम ने भी खुद को पूरी तरह से तैयार किया। यह मिशन बेहद खतरनाक था, लेकिन उन्हें हर हाल में सफल होना था। सिर्फ बंधकों को बचाना ही नहीं, बल्कि कोकीन माफिया के किंग पिंच जेम्स को भी खत्म करना भी। अरमांडो ने एक अंडरवाटर सबमर्सिबल से पहले पहुंचने की जिम्मेदारी ली। डॉन और कैली बाहर से ड्रोन की मदद से लाइव निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान सी प्लेन पुराने बंद पड़े एम्यूजमेंट पार्क के पास पहुंचा, जहां उन्होंने देखा कि एक स्नाइपर ऊंचाई पर छिपा हुआ है। साथ ही नई चुनौती सामने आई, क्योंकि उस जगह के पानी में घड़ियालों की गतिविधियां पाई गई थीं। अब सी प्लेन पार्क के पास उतर चुका था। एडम को मजबूरी में बाहर भेजा गया, क्योंकि वह योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एडम को देखकर जेम्स भी बाहर आया और उसने बंधकों और अपने सभी आदमियों को बाहर बुला लिया। जेम्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सब एक जाल है। सी प्लेन के केबिन में माइक पहले से स्नाइपर राइफल लेकर तैयार बैठा था। उसने दूरबीन में टारगेट को देखा, लेकिन तनाव के कारण उसका हाथ कांप रहा था। उसी समय जेम्स को कुछ अजीब लगा और वह अचानक ब्रिज की ओर बढ़ गया। तभी पानी की सतह पर तेज हलचल हुई।
हाँ, घड़ियाल आ चुका था और वह अरमांडो की ओर बढ़ रहा था। जेम्स ने अपने आदमियों को वहां भेजा कि वे जाकर जांच करें। यह माइक के लिए गोली चलाने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन वह इतनी टेंशन में था कि निशाना सही नहीं लगा सका। तब तक जेम्स का आदमी अरमांडो के पास पहुंच चुका था, इसलिए अरमांडो को मजबूरी में पहले गोली चलानी पड़ी। अब उन्हें प्लान क्रिस्टीन यानी सीधा हमला शुरू करना पड़ा। डॉन ने तुरंत ड्रोन से एक बम गिराया, जिससे छत पर बैठा स्नाइपर तुरंत उड़ गया। जब खतरा खत्म हुआ, माइक और मार्कस प्लेन से कूद गए और एम्यूजमेंट पार्क में हमला शुरू कर दिया। तभी अचानक माइक को फिर से पैनिक अटैक आ गया, जिससे वह खुद को संभाल नहीं पाया। यह देखकर मार्कस बहुत घबरा गया। उसने चिल्लाया, यू मदरफर, ये तू ही है माइक। समझा? मदर फास्ट का मतलब जबरदस्त होता है। इतना कहते ही दोनों जोश में आ गए और जेम्स के गुंडों पर टूट पड़े, जैसे कोई खतरनाक मशीन हो। डॉन ड्रोन से नियंत्रण कर रहा था और उसने उस गाड़ी को उड़ा दिया जिससे दुश्मन भागना चाहते थे, जिससे उनका रास्ता बंद हो गया। एडम ने मौके का फायदा उठाया और पायलट को धमकाकर भागने की कोशिश की। जैसे ही प्लेन उड़ान भरने लगा, रीटा ने ग्रेनेड लॉन्चर वाली राइफल से एक फायर किया, जिससे प्लेन का पंखा टूट गया और वह हिलने लगा। उधर अरमांडो ने उस तस्कर को गोली मार दी जिसने काली को पकड़ा हुआ था, लेकिन उसी समय प्लेन उनकी ओर गिरने लगा। जेम्स काली को मजबूरी में आगे ले जा रहा था। माइक ने बिना सोचे समझे ऊपरी मंजिल से कूदकर नीचे कांच पर लैंड किया और तुरंत मार्कस भी कूद गया। जैसे ही दोनों पानी में गिरे, एक मगरमच्छ ने उन्हें सूंघ लिया और सीधा हमला कर दिया। उसने मार्कस की बाह पकड़ ली। माइक ने एक लोहे की छड़ उठाई और पानी में जाकर मगरमच्छ के सिर पर कई बार मारा। इतना आक्रामक हमला देखकर मगरमच्छ डर गया। तभी अरमांडो को दूसरी तरफ मुश्किल का सामना करना पड़ा। दुश्मनों ने उसे घेर लिया और उसे अकेले लड़ना पड़ा। वह सभी को मार गिराने में सफल हुआ, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। काली ने उसकी मदद की और दोनों बाहर खुले मैदान में पहुंचे। जब बाकी लोग तस्करों को खत्म कर रहे थे, एडम ने अचानक हमला किया। डॉन को गोली लग गई। जैसे ही उसने रीटा को देखा, उसके मन में थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन तुरंत बाद उसे मगरमच्छ ने खा लिया। पुलिस को सूचना मिली और वे तुरंत वहां पहुंच गए। टीम की कमान अब भी एजेंट जूरी के हाथ में थी। तलाश के दौरान उसे अपनी बेटी का गिरा हुआ ब्रेसलेट मिला और उसने खून के निशानों का पीछा किया। उधर माइक और मार्कस ने जेम्स को घेर लिया था। तभी मार्कस को वही सपना सच में दिखाई दिया जो उसने पहले देखा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके सिर पर बंदूक तान दी गई। माइक आया और देखा कि अब मार्कस भी जेम्स का बंधक बन गया है। जेम्स माइक को डराने के लिए बोला, बताओ पहले किसे मारूं, लेकिन उसे माइक की ताकत का अंदाजा नहीं था। माइक ने तुरंत गोली चला दी और जेम्स को मार गिराया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी जिसने उसकी जान ले ली। इसी बीच जूडी अरमांडो के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही वह कुछ करने वाली थी, उसकी बेटी दौड़कर अरमांडो के आगे खड़ी हो गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले अरमांडो ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया था। लड़की ने अपनी मां से गुजारिश की कि वह अरमांडो को नुकसान न पहुंचाए। एक तरफ उसके पिता की हत्या की दुश्मनी थी और दूसरी तरफ एक ऐसे इंसान की जान बचाने की कृपा जिसने उसकी बेटी की जान बचाई थी। अंदर ही अंदर बहुत संघर्ष के बाद जूडी ने आखिरकार अपनी बंदूक नीचे कर दी। यह देख काली दौड़कर अपनी मां से लिपट गई। माइक भी तुरंत अपने बेटे की हालत देखने लगा। माइक ने कहा, जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल दूं। चलो। उसने अपने बेटे को सहारा देकर झील के किनारे खड़ी मोटर बोट तक पहुंचाया। उसे एक कार्ड दिया और कहा, दक्षिण की ओर जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। जब माइक ने अपने बेटे को जाते देखा तो उसका दिल दर्द से भर गया। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा फिर से जेल जाए। यही एकमात्र रास्ता था। अंत में कैप्टन हॉवर्ड पर लगाए गए सभी आरोप हटा दिए गए और जिन्होंने गलत किया था उन्हें कानून ने सजा दी। माइक और मार्कस की जोड़ी ने एक बार फिर मियामी शहर की रक्षा करते हुए अपनी कहानी यहीं समाप्त की। आपको यह फिल्म कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।